नमस्कार। वॉइसेस ऑफ इंस्पिरेशन के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। आज के इस एपिसोड में हम आपको एक ऐसी महिला से परिचित करवा रहे हैं जो पेशे से एक वकील हैं। इन्होंने कई अलग अलग विषयों पर किताबें लिखी हैं, लेकिन आज हम उनकी किताब न्यू एजुकेशन पॉलिसी पर चर्चा करेंगे। इनका नाम है मिसेस तृप्ति मुंतोडे। तृप्ति जी, वॉइसेस ऑफ इंस्पिरेशन के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। तो सबसे पहले तो हमें, हमारे दर्शकों को आप यह बताइए कि ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी क्या है। बेसिकली इंडिया में एजुकेशन को रिवैम्प करने के लिए ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी लाई गई है, ऐसे मुझे लगता है। इंडिया में पहले से हमारी दो एजुकेशन पॉलिसीज थी। पहले दो एजुकेशन पॉलिसी आई थी इंडिया में, और उसके बाद अभी ये थर्ड एजुकेशन पॉलिसी है। इन दिस एजुकेशन पॉलिसी जो फोकस दिया गया है वो फोकस है ऑन रीवैम्पिंग द एजुकेशन। हमारा एजुकेशन हम इंडस्ट्री फ्रेंडली या इंडस्ट्री रेडी बनाने की कोशिश कर रहे हैं। सो दैट इज द मेन थिंग। सेकेंड थिंग, हम टेक्नोलॉजी को अभी और एजुकेशन में लाएंगे। सो दैट इज इंट्रोडक्शन टू इंट्रोडक्शन ऑफ टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन। सो वो भी एनईपी का एक पार्ट है। और उसके अलावा वी आर ऑल्सो इंट्रोड्यूसिंग वोकेशनल एजुकेशन इन प्राइमरी, सॉरी, इन द एजुकेशन पार्ट। सो वो भी हम एक कोशिश कर रहे हैं इसकी तरह, मतलब थ्रू दिस। और हमने जो हमारा पुराना पैटर्न था 10+2 वाला, नाउ दैट इज चेंज टू 5+3+3+4। सो ये मेजर चेंजेस आए हैं इन एजुकेशन विद दिस न्यू एजुकेशन पॉलिसी। सो दिस इज इट। और बहुत अच्छी तरह से लिखी गई है हमारी एजुकेशन पॉलिसी। एक्चुअली इट इज अ स्मॉल डॉक्यूमेंट एंड इट इज वेरी ब्यूटिफुली ड्राफ्टेड। बहुत क्लियर है। सो तो ये इट जो इज गुड। आपकी पॉलिसी जो है 10+2+3 से जो चेंज होगा, तो वो चेंज किस तरह से ये बेटर होगा, ये थोड़ा इसके बारे में थोड़ा बताइए। हाउ इट इज बेटर देन द अर्लियर वन। अच्छा, ओके। सो अर्लियर जो प्राइमरी फोकस होता था हमारा हमारा बोर्ड एग्जाम्स पे होता था, कि 10th स्टैंडर्ड में हमारी बोर्ड एग्जाम है और उसके बाद हमारे 12th में बोर्ड एग्जाम है और उसके बाद हम ग्रेजुएशन कर रहे हैं, तो उसको हम 10+2, और उसके बाद 3 इयर्स का ग्रेजुएशन होता था हमारा। लेकिन अभी 5+3+3+4, मतलब हमारा फर्स्ट टू फिफ्थ। तो उसमें एक्चुअली क्या किया है मैं आपको इन डिटेल बताती हूँ, ठीक है। पहले ये था कि वी वर कॉन्सेंट्रेटिंग मोर ऑन एजुकेशन 6 ईयर से, एज से 6 टू हमारा होता था कि 14 इयर्स ऑफ एज। तो 6 से 14 तक की जो एजुकेशन है वो कंपलसरी एजुकेशन में आती थी पहले। तो हम उससे पहले की एज को और उसके बाद की एज को हम उतना कंसिडर नहीं कर रहे थे अंडर राइट टू एजुकेशन एक्ट। लेकिन अभी एनईपी में क्या है कि हम एज 3 टू एज 18 तक के एजुकेशन को वी आर कंसिडरिंग वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है। क्योंकि पहले फ्री एजुकेशन जो है या फिर कंपलसरी एजुकेशन वो 14 तक होता था, पर फिर 14 तक हम मैक्सिमम 8 स्टैंडर्ड में ही होते फिर। लेकिन फॉर एंटरिंग एनी इंडस्ट्री फॉर जॉब 8 स्टैंडर्ड इज नॉट सफिशियंट। तो वो है, तो जो पहले 5 साल है, मतलब 5+3+3+4 का जो पहला 5 है, दैट इज अ फाउंडेशन स्टेज ऑफ एजुकेशन। तो उसमें द एज ग्रुप इज 3 to 8 इयर्स। ठीक है। फिर उसमें हमारा जो प्री स्कूल है, जब हम 3 साल के होते हैं तो हम प्री स्कूल में जाते हैं। 3 इयर्स ऑफ प्री स्कूल। और उसके बाद ग्रेड 1 and 2। पहले अगर आपको याद है तो हम एलकेजी और यूकेजी ही करते थे, लेकिन अब देर इज नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी। और उसके बाद हम आएंगे ग्रेड 1 और ग्रेड 2 में, तो ये हो गया हमारा 5। तो इसमें क्या है कि द एक्टिव एजुकेशन शुड बी प्ले बेस्ड एजुकेशन, एक्टिविटी बेस्ड एजुकेशन, और डिस्कवरी लर्निंग। मतलब बच्चों में जो क्यूरियोसिटी होती है, एक जो हमारी क्यूरियोसिटी, उसको हम जगाएंगे, उसको हम एंकरेज करेंगे ड्यूरिंग दिस। फिर जो फाइन मोटर स्किल्स होते हैं बच्चों के, उन उसको डेवलप करना है, लिंग्विस्टिक्स डेवलप करने हैं, और उनकी इमोशनल और कॉग्निटिव स्किल्स, मतलब जो होलिस्टिक डेवलपमेंट होता है चाइल्ड का। तो वो 3 टू मतलब वो जो फाउंडेशनल स्टेज है 5, उसमें हम वो करेंगे। और इसमें बताया गया है कि ड्यूरिंग दिस स्टेज इंस्ट्रक्शन शुड बी इन द मदर टंग, जो बच्चे को समझ में आ जाए, ताकि उसका लिंग्विस्टिक्स मदर टंग या होम लैंग्वेज जो भी उसकी स्टेट की लैंग्वेज है, तो वो अच्छे से डेवलप हो। और स्पेसिफिकली ये बताया गया कि ड्यूरिंग दिस टाइम देर विल बी नो रिजिड असेसमेंट्स।
मतलब पास फेल वाला या फिर बहुत स्ट्रिक्ट हम एग्जाम नहीं कंडक्ट करेंगे, क्योंकि इसमें हम बच्चे का फाउंडेशन डेवलप कर रहे हैं। फिर आती है सेकेंड स्टेज, दैट इज प्रिपरेटरी स्टेज। तो ये 3 साल की है, 5+3। तो हमारा फर्स्ट 5 था 3 to 8, अब हमारा 8 to 11। तो इसमें हमारे थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ, ये 3 ग्रेड्स कवर होंगे। इसमें वी विल इंट्रोड्यूस फॉर्मल स्कूलिंग टू स्टूडेंट्स। तो हम 8 साल की उम्र में फॉर्मल स्कूलिंग इंट्रोड्यूस करेंगे। उससे पहले वी आर टीचिंग देम द बेसिक स्किल्स, जो नेसेसरी स्किल्स है। तो इसमें हम फाउंडेशनल लिटरेसी और न्यूमरेसी, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं जब अपना रिसर्च कंडक्ट कर रही थी, आई हैव सीन कि 14 साल के बच्चों में भी फाउंडेशनल न्यूमेरिकल लिटरेसी नहीं थी। तो एनईपी इज कॉन्सेंट्रेटिंग, फोकसिंग ऑन दैट। उसके अलावा अगेन डिस्कवरी बेस्ड, उनको क्यूरियोसिटी उनकी मेंटेन रखनी है हमें। इंटरैक्टिव क्लास रूम लर्निंग होगी। मतलब अभी पहले जैसे होता था कि टीचर लेड लर्निंग होता था। सो नाउ वी आर नॉट डूइंग दैट, वी आर हैविंग एन इंटरैक्टिव लर्निंग नाउ, जहाँ पे बच्चे भी बता रहे हैं और टीचर भी बता रही है। तो इसके वजह से जो लर्निंग होती है वो और अच्छे तरीके से हो रही है, और बच्चों को इंटरेस्ट भी है अब। और इसी एज में वी आर ऑल्सो इंट्रोड्यूसिंग देम टू आर्ट, म्यूजिक एंड फिजिकल एजुकेशन। अगेन, होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड। फिर राइट। हमारा 5+3 हो गया अभी। 1 more 3+3, तो इसमें एज 11 to 14 के बच्चे आएंगे सर। सो इसमें ग्रेड 6, 7th और 8th आएगा। अभी इसमें बच्चों को सब्जेक्ट स्पेसिफिक टीचर्स को इंट्रोड्यूस किया जाएगा। और एक्सपीरियंशियल लर्निंग, मतलब जो स्टेम लर्निंग है, जिसमें आप खुद एक्सपेरिमेंट करके आप सीख रहे हो। मैथमेटिक्स में भी मैथ्स लैब एस्टेब्लिश होंगे। सोशल साइंसेस के लिए उनको म्यूजियम ले जाया जाएगा। मतलब एक प्रैक्टिकल लर्निंग दे विल डू एट दिस स्टेज। और उनको ह्यूमैनिटीज को भी इंट्रोड्यूस किया जाएगा। और यहाँ पे वी विल बी फोकसिंग मोर ऑन क्रिटिकल थिंकिंग एंड फ्लेक्सिबिलिटी इन एजुकेशन। मतलब जो रिजिडिटी था एजुकेशन में वो हम निकाल रहे हैं। और इसी स्टेज पे सर वी आर ऑल्सो इंट्रोड्यूसिंग वोकेशनल एजुकेशन बच्चों के लिए। तो उसमें इट विल बी एनकरेज कि बच्चे इंटर्नशिप करें, जैसे पॉटरी कर लिया, कारपेंट्री कर लिया, कोडिंग सीख लिया, गार्डनिंग सीख लिया। तो ये वोकेशनल एजुकेशन हम इस स्टेज पे ही इंट्रोड्यूस करें, ताकि बच्चा पहले से ही इंडस्ट्री के लिए रेडी हो, उसको पता हो कि बाहर जाके हमें करना क्या है। मतलब इंस्टेड ऑफ जस्ट एक्टिंग लाइक एजुकेशन, जो एक प्राइमरी क्वालिफिकेशन ना बन के वो एक्चुअली आपको इंडस्ट्री में जब आप काम करने जाओगे तो वहां पे आपको यूज हो। फिर हमारा लास्ट स्टेज आ रहा है 5+3+3+ अभी 4 वाला। तो ये 14 to 18 ईयर्स का। सो इसमें ग्रेड 9, 10, 11, 12 आएगा। सो इसमें हम उनको मल्टी डिसिप्लिनरी स्टडीज देंगे। मतलब हम उनको इंट्रोड्यूस करेंगे अलग अलग डिसिप्लिन से एजुकेशन के। यहाँ पे दे विल बी गिवन मोर चॉइस, उनको आर्ट्स में जाना है, उनको बाकी सब्जेक्ट सीखने हैं, उनको वोकेशनल में और कुछ करना है, या फिर एकेडमिक्स में ही उनको प्रोसीड करना है। क्योंकि कुछ बच्चों को वोकेशनल में ही इंटरेस्ट, जैसे कुछ बच्चे वो इलेक्ट्रिशियन का काम करना पसंद करते हैं, उनको उसी में आगे जाना है। सो दे कैन चूज दैट। और यहाँ पे कॉम्पिटेंसी और स्किल, इन दोनों को इंटीग्रेट करके बच्चों को सिखाया जाएगा। बोर्ड एग्जाम्स भी सर रिफॉर्म होंगे, कोर कॉम्पिटेंसीज को चेक करने के लिए, ना कि रोट लर्निंग। मतलब खाली पढ़ो, लर्न करो, जाके लिख के आओ, घर आने के बाद आपको कुछ नहीं याद आ रहा है, वो नहीं होगा। नाउ योर कोर कॉम्पिटेंसीज विल बी टेस्टेड। सो ऐसे दे हैव ट्राइड टू इंट्रोड्यूस। और इसी स्टेज पे सर दे विल बी गिवन अ वेरी स्ट्रॉन्ग करियर गाइडेंस, ताकि बच्चों को पता हो कि हमें करना क्या है। सो दे विल बी लर्निंग इंडस्ट्री लेड लर्निंग, और उसके साथ उनको अच्छा गाइडेंस भी मिलेगा। उनके पास वोकेशनल स्किल्स भी होंगे। सो इफ वन डजंट वर्क आउट द अदर विल श्योरली डू। तो इसकी वजह से सर आई थिंक कि ड्रॉप आउट रेट्स भी कम हो जाएंगे बच्चों में, बिकॉज दे आर लर्निंग सम स्किल ऑल्सो। और दे विल हैव अ लिविंग। मतलब ऐसे कभी नहीं होगा कि उनके पास लिविंग ही नहीं है, दे आर इन अ कंफ्यूज स्टेट। और ये सर दिस पार्ट ऑफ आर एनईपी इट अलाइंस विद राइट टू एजुकेशन एक्ट। बट राइट टू एजुकेशन एक्ट में 6 to 14 होता था, यहाँ पे वी हैव एक्सपांडेड इट टू 3 to 18। और बेसिक ये है कि इक्विटी, एक्सेस और क्वालिटी, मतलब सबको एक्सेस टू एजुकेशन होना चाहिए। स्पेशल फोकस इज गिवन ऑन चिल्ड्रन, ऑन गर्ल चाइल्ड एंड डिसएडवांटेज ग्रुप्स, स्पेशली जिनको एजुकेशन लेना बहुत मतलब इजी नहीं है उनके लिए। लेकिन एनईपी इज नॉट येट बाइंडिंग ऑन द स्टेट्स, अनलेस सारे स्टेट्स अपने पॉलिसीज में अमेंडमेंट्स करें एंड देन दे एक्सेप्ट इट टोटली। सो इट इज नॉट लीगली बाइंडिंग, but yes, it is a very nice thing and it should be introduced in all the states.
तो तृप्ति जी, बहुत सारे लोगों का एक ओपिनियन रहता है कि जो हम स्कूल में पढ़ते हैं या कॉलेज में पढ़ते हैं, और जब हम रियली जॉब या बिजनेस या जब हम रियल लाइफ में एंटर करते हैं, तो स्कूल या कॉलेज एजुकेशन का उतना यूटिलिटी नहीं रहती। तो इसको इसमें कुछ बदलाव लाने के लिए भी कुछ न्यू एजुकेशन पॉलिसी में कुछ है? यस सर, बिल्कुल है। मतलब अभी वही है सर, वह आप जो स्कूल में पढ़ रहे हो, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको स्कूल में बताया गया कि सॉइल किस टाइप की होती है, बट जब आप एक गार्डनर के पास काम करोगे या फिर आप एक पॉटरी जो करते हैं, जो मटके बनाते हैं, उनके पास काम करो, तो आपको सॉइल में एक्चुअली क्या डिफरेंस होता है, किस काम के लिए कौन सी सॉइल यूज होती है, कौन से पेड़ के लिए कौन सा फर्टिलाइजर यूज होना चाहिए उस सॉइल में, उसके क्या कंपोनेंट्स होने चाहिए। तो ये जो आपका नॉलेज है वो वहां पे जब आप वोकेशनल ट्रेनिंग लोगे एज अ चाइल्ड सिक, मतलब जो आप 3+3 वाले में आएगा, देन यू विल हैव द एक्चुअल नॉलेज, हैंड्स ऑन नॉलेज कि करना क्या है। मतलब आप प्रैक्टिकल जब आपका एक्सपीरियंस होता है किसी भी चीज में, दैट यू कैनॉट बीट विथ थ्योरेटिकल नॉलेज। ये मतलब आई होप मीन्स यू ऑल्सो एग्री विथ मी ऑन दिस, कि जो गार्डनर है वो जो आपको गार्डनिंग के बारे में बताएगा और जो बंदा डिग्री ले चुका है उसमें बहुत फर्क होगा। क्योंकि जो डिग्री ले चुका है वो शायद प्रैक्टिकल एस्पेक्ट को ना जानता हो, बट द पर्सन हु इज डूइंग इट ही नोज कि क्या वर्क करेगा क्या नहीं वर्क करेगा, पानी कितना डालना है। वो शायद मग से गिन के ना डाले, लेकिन वो जितना डालेगा वो पेड़ के लिए सही है। सो दैट ट्रेनिंग विल बी लर्न थ्रू द न्यू एनईपी। So I think this will be, I have just given an example of pottery and gardening. So this will also go for other skills also. जैसे नहीं, कारपेंट्री आपने हो गया बहुत या अच्छा फिर। एग्जाम्पल दिया है, बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया। जी। जैसे कि हम बोलते हैं कि एक ऑटोमोबाइल इंजीनियर है या एक मैकेनिक है, तो ऑटोमोबाइल इंजीनियर जो है वो 5 साल बाद है, तो वो 5 साल में एक मैकेनिक भी अच्छा खासा इंजीनियर बन जाता है। ये बन तो जाता रहा है बात, बिल्कुल। लेकिन एक ओपिनियन, जनरल ओपिनियन है कि जब वोकेशनल कोर्सेज की बात आती है तो तब रहती है कि जो ब्रिलियंट नहीं है या जिसके मार्क्स अच्छे नहीं आएगा वो वोकेशनल में जाएगा। तो इस बारे में मतलब कि वो ओपिनियन जनरली रहती है कि अच्छा ये कुछ नहीं कर यस। सकता, चलो इसको ये वाली चीज में, आईटीआई फोटोग्राफी में करवा डाल दो। दो, इसको हाँ। उसमें डाल दो। तो वो चीज जो है, तो फिर ये जो है वो डिफीट कर जाएगा पर्पस। लेकिन अगर सपोज सभी के लिए, इवन ब्रिलियंट कैन आल्सो गो फॉर दिस वोकेशनल एजुकेशन, तो देन इट इज एट पार। तो उस यस। न्यू एजुकेशन पॉलिसी में ऐसा कुछ है जो ये शिफ्ट करेगा कि नहीं, जो वीक स्टूडेंट्स हैं वही वोकेशनल में जाएंगे, नहीं ब्रिलियंट भी जा सकते हैं? ब्रिलियंट सर एक्चुअली सबके लिए होगा वो। सो यहाँ पे वी आर नॉट डिफरेंशिएटिंग कि ब्रिलियंट बच्चा है तो एकेडमिक्स में जाए, और अगर बच्चे में एकेडमिक्स में कम है इसलिए वो आईटीआई करे या पॉलिटेक्निक में जाए, ऐसे नहीं रहेगा। एवरी चाइल्ड विल बी इंट्रोड्यूस्ड एट द सेकेंडरी स्टेज ऑफ एजुकेशन। उसके बाद वो बच्चे, इफ दे आर ओके विथ वोकेशनल, दे कैन गो अहेड विथ इट, उसमें डिप्लोमा कर लिया, फिर बाद में इंजीनियरिंग या जो भी अवेलेबल है उस फील्ड में। अदरवाइज इफ यू वांट टू गो विद एकेडमिक्स इट इज ओके। तो ये जो डिफरेंशिएशन है ना सर, जो आपने सही बोला है कि हाँ इससे पढ़ाई नहीं हो रही, इसको आईटीआई में डाल दो, कुछ ना कुछ कर ही लेगा, ये खत्म हो जाएगी सर। बिकॉज इवन अ ब्रिलियंट स्टूडेंट वुड वांट टू लर्न कि वायर को सोल्डरिंग कैसे करना है। और जो बच्चा नहीं है उतना पढ़ाई में ठीक, हो सकता है कि वो किसी एक चीज में इतना अच्छा हो कि वो उस पर कुछ अच्छा सा लिख भी दे। सो वो जो एक फैसिलिटी है वो हमारी एनईपी यहाँ पे इंट्रोड्यूस करने की कोशिश कर रही है सर। So ग्रेट, now the ग्रेट, differentiation, I'm hoping it will end that way. ग्रेट, ग्रेट। अच्छा, एक इशू तृप्ति जी, एक ये वाला आता है कि मेंटल हेल्थ इशू एक बहुत बड़ा इशू है। क्योंकि वो चाहे हम देखें कि पहले तो, अगर मैं 15-20 साल 25 साल पहले चला जाऊं, तो मेंटल इश्यूज जो है हमें पता ही नहीं होता था लोगों को कि हाँ जी वो स्ट्रेस नाम की भी कोई चीज है, डिप्रेशन नाम की भी कोई चीज है। लेकिन आज के जो एनवायरनमेंट में इवन छोटे बच्चों को भी स्ट्रेस, डिप्रेशन और मेंटल हेल्थ इश्यूज बहुत सारे हो गए हैं। तो क्या इस न्यू जी। एजुकेशन पॉलिसी में इसको लेके भी कुछ कहा गया है? यस सर। जो हमारी फर्स्ट फाउंडेशनल स्टेज है, तो उसमें ही बताया गया है कि जो इमोशनल स्किल्स है बच्चों के, तो वो भी डेवलप किए जाएंगे। जैसे उनका इमोशनल आईक्यू जो है उसको वो डेवलप करने की कोशिश करेंगे। उसमें वो उनको रिएक्शंस, उस मतलब व्हाट वी शुड डू इन सर्टन सिचुएशंस, हम हमारी मेंटल हेल्थ को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं, ये थ्रू होलिस्टिक अप्रोच एंड स्पिरिचुअल डेवलपमेंट भी सिखाएंगे। सो बच्चों का जो मेंटल हेल्थ पे अफेक्ट होता है और जो हम उसको डिसरिगार्ड करते हैं, तो एट दैट स्टेज अगर आपको पता हो कि हमें अपने आप को कैसे प्रोटेक्ट करना है,
और वो अगर आपको बचपन से ही पता हो, देन आई थिंक कि ये उस पे काम करेगा. सो बेसिकली दैट इज ऑल्सो कवर्ड इन इट. और उसमें एनईपी में ये बताया गया है कि एजुकेशन इज नॉट ओनली टू एक्वायर नॉलेज, बट होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ अ चाइल्ड, इंटेलेक्चुअली हो गया, इमोशनली, सोशली, फिजिकली एंड एथिकली. इसीलिए हम फाउंडेशनल स्टेज पे ही ये चीजें सिखाएंगे, बिकॉज वॉट एवर यू लर्न एज अ चाइल्ड, इट लिव्स विथ यू फॉर एवर. और एंड वहां पे रिजिड असेसमेंट नहीं होंगे. सो दे विल हैव सेफ, सपोर्टिव एंड इंक्लूसिव एनवायरनमेंट जहाँ पे सारे बच्चे आर लर्निंग एट पार विद एवरीबडी एल्स. उसके अलावा इट इज रिकमेंडेड दैट एवरी स्कूल शुड हैव अ ट्रेन्ड काउंसलर या फिर वेलनेस प्रोफेशनल्स, एंड दैट इज अ वेरी गुड स्टेप इन इट. मैं आई वुड लाइक टू कोट एन एग्जाम्पल हियर. मेरी बच्ची एक स्कूल में पढ़ती थी. वहां के प्रिंसिपल ने एक बहुत अच्छी कंसेप्ट वहां पे इंक्लूड की थी, एंड इट वाज एज अ पार्ट ऑफ पायलट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एनईपी उनके स्कूल में, जो वो प्रिंसिपल खुद प्रोएक्टिवली कर रहे थे. तो उन्होंने एक पेड़ के नीचे एक चेयर लगा रखा था. एंड वहां पे उन्होंने बोला था कि इफ एनी चाइल्ड इज फीलिंग इमोशनली ऑफ और wants to speak about something which they are not able to speak at home, they can just go sit on the chair. And वहां पे एक कैमरा लगा था. एंड इफ द प्रिंसिपल सीज अ चाइल्ड इज सिटिंग ऑन दैट चेयर, प्रिंसिपल खुद जाके उस बच्चे से बात करते थे. द काउंसलर in the school used to take up that kid, talk to the kid and work on that particular problem with the kid. So this is one of the recommendations in NEP, that mental health support services will be there in the school itself. और वहां पे उनको 1-to-1 काउंसलिंग भी मिलेगा, ग्रुप काउंसलिंग भी मिलेगा. एग्जाम एंजाइटी को भी एड्रेस करने की कोशिश की जाएगी. और बुलिंग, स्ट्रेस, इमोशनल ट्रॉमा, इन सारी चीजों को एड्रेस करने की इस पे कोशिश की जाएगी. ऐसे एनईपी इज रेकमेंडिंग विद रिस्पेक्ट टू मेंटल हेल्थ. वेरी गुड. तो इसमें, यस, कंटिन्यू प्लीज. आई एम रियली सॉरी सर. नहीं, जी. ओके. तो जी बेसिकली सर. इसमें जो है एक और इशू आ जाता है कि बहुत सारे अभी भी जो पेरेंट्स को कह लो या बाकी लोगों को कह लो, तो ये रहता है कि उसके 90% आने चाहिए, 95 आने चाहिए, 98% आने चाहिए. तो ये वाला जो है अभी भी बहुत जबरदस्त है. और फिर दे आर ऑल्सो राइट कि उनको, कईयों को तो, जैसे अगर मैं दिल्ली की बात करूं तो दिल्ली में तो एडमिशन भी नहीं मिलेगा. तो उस हिसाब से उनको जो है वो नॉर्मली जो है उनका जो मेंटल प्रेशर उनको इंक्रीज हो जाता है. तो मार्क्स को हम्म. लेके जो चीजें हैं, तो जिसके मार्क्स अच्छे आए उसी को जो है वो अच्छा माना जाता है. तो इसमें कुछ आप कहेंगे कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी में ये जो होड़ लगी हुई है उसमें थोड़ा सा, मार्क्स लाने की होड़ मैं कहूंगा, तो उसमें हम्म. कुछ कमी आएगी? सर एक्चुअली ग्रेडिंग सिस्टम जो एनईपी में इंट्रोड्यूस किया है ना, तो वो रोड सिस्टम ऑफ लर्निंग से हम शिफ्ट करके, और जो हाई प्रेशर एग्जामिनेशंस होते हैं जो हम देते हैं, अभी भी दे रहे हैं हम वो एग्जाम्स, तो उससे शिफ्ट करके हम अ, मतलब बच्चों को इवेल्युएट करेंगे ऑन देयर ओवरऑल डेवलपमेंट, अंडरस्टैंडिंग, एप्लीकेशन, क्रिएटिविटी. मीन्स फॉर एग्जांपल अगर आप कंप्यूटर एजुकेशन को ले लीजिए, कुछ बच्चे हैं जिनके हाथ में आप कंप्यूटर दे दो और उनको बोलो कुछ करके दिखा दे उस पे, दे विल डू इट वेरी एफिशिएंटली. बट वही बच्चा शायद लिख ना पाए, वही चीज वो शायद लिख ना पाए उतने टाइम में, या फिर उसको लिखने में उतना इंटरेस्ट ना हो, बट वो प्रैक्टिकली करके दिखा सकता है. सो नाउ वी आर ट्राइंग टू डू असेसमेंट्स इन दैट वे. मतलब बच्चे की अंडरस्टैंडिंग पे, उसके एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज, उसकी क्रिएटिविटी और उसके क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स पे होगा, ना कि रोड लर्निंग. क्योंकि अभी तक हम जो एग्जाम्स दे रहे हैं, इट इज एसेंशियली रोड लर्निंग, जहाँ पे हम पढ़ रहे हैं, वी आर जस्ट मगिंग अप थिंग्स एंड वी आर राइटिंग इट डाउन. एंड हुएवर इज द बेस्ट एट मगिंग अप, I'm not generalizing this, but whoever is the best, actually they earn good marks and then they go to good places. But it is not, मतलब ये कोई जरूरी नहीं कि उस बच्चे के अंदर, उस पर्सन के अंदर वो स्किल्स आए हैं. तो अभी हम स्किल डेवलपमेंट पे ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिएटिविटी पे ज्यादा ध्यान, उसी तरह से ग्रेडिंग होंगे. और अभी एनईपी के अंडर ग्रेडिंग सिस्टम सर कंटिन्यूअस असेसमेंट हो रहा है. मतलब एक जो वो बड़ी एग्जाम होती थी डरावनी वाली, अब वो नहीं होगी.
बच्चे का कंटिन्यूअस असेसमेंट हो रहा है और उसके ऊपर उनको ग्रेडिंग मिल रहा है। सो दैट इज वन वेलकम चेंज इसमें। सो इससे वो जो एग्जाम का डर था वो निकल जाएगा। हाँ, अभी भी हम एग्जाम्स मतलब एडमिशन के लिए स्टिल द कंसंट्रेशन इज ऑन द मार्क्स ओनली, बट इट विल चेंज इन नियर फ्यूचर। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। अच्छा तृप्ति जी, एक जो है आज जो एक मेन रेवोल्यूशन लेके आ रहा है, एआई का जो है बहुत बड़ा रोल है। और एआई में जस्ट आई मैं एक पार्टी में गया, और पार्टी में द गर्ल वाज ओनली, वो 7-8 साल की लड़की थी। तो 7-8 साल की लड़की में से जस्ट ऐसे इंटरेक्शन में कर रहा था। तो मैंने जस्ट ऐसे ही उसको पूछा कि ये तो आप इजी आंसर है, ये तो चैट जीपीटी बता देगा। तो हर आंसर वाज यू ऑल्सो यूज चैट जीपीटी, यू ऑल्सो यूज चैट जीपीटी, उसने मुझसे पूछा। तो दैट मीन्स कि वो जो 6-7 साल के बच्चे भी आज की डेट में एआई यूज कर रहे हैं। तो डेफिनेटली देखो, डेवलपमेंट जब भी होगा, अगर इंडिया को भी, अगर सपोज भारतवर्ष को अगर एक डेवलप्ड नेशंस की कैटेगरी में आना है, तो टेक्नोलॉजी के बिना तो पॉसिबल नहीं है। तो एआई जितना ये रिफॉर्म कर रहा है, और ब्रेन डेवलपमेंट जिस हिसाब से होना चाहिए, क्रिएटिविटी जिस हिसाब से होना चाहिए, तो एआई को लेकर भी कुछ चीजें हैं जो इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी में हैं। यस सर, डेफिनेटली है। एआई से रिलेटेड भी काफी चीजें हैं। एंड एज यू हैव राइटली सेड सर, बच्चों बच्चों को पता है हमारे पास चैट जीपीटी है, मेटा एआई है, एंड वी कैन जस्ट गूगल समथिंग, हम उस पे ऐसे भी लिख सकते हैं, हर चीज है। तो एक्चुअली हम इस चीज से सर भाग नहीं सकते। दिस इज डेवलपमेंट। हम जितनी जल्दी इसको एक्सेप्ट कर ले कि एआई आ चुका है एंड वी इंटीग्रेट इट इन आवर लाइफ होलिस्टिकली प्रॉपरली, तो वो मतलब इट विल बी यूजफुल। लेकिन अगर आप उसी को लेके कंप्लेन करेंगे, जैसे नहीं, फॉर एग्जाम्पल जैसे आपने ऐसे लिखा तो बोला कि हाँ ये तो चैट जीपीटी से बनाया गया है, वी एज टीचर्स वी हैव टू एक्सेप्ट कि बच्चे यूज कर रहे हैं चैट जीपीटी या बच्चे एआई यूज कर रहे हैं क्योंकि वो अवेलेबल है। आजकल बहुत सारे बच्चे यूट्यूब से पढ़ के एग्जाम देते हैं क्योंकि वो अवेलेबल है, एंड इट इज गुड कि वो चीज यूज कर रहे हैं। तो इंटीग्रेशन ऑफ टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन इज अ वेरी वेलकम स्टेप इन एनी। तो उसमें जैसे अभी माइंड मैप बनाना हो गया आपको, वेन एवर यू आर स्टडिंग, आप रिविजन के लिए वो शॉर्ट नोट्स बना देते हैं, सो यू कैन मेक इट इन अ फॉर्म ऑफ माइंड मैप। सो माइंड मैप के सॉफ्टवेयर आते हैं, और सम आर फ्री सम आर पेड। तो टीचर्स कैन यूज दैट सॉफ्टवेयर, मेक अ माइंड मैप फॉर द किड्स एंड गिव इट टू द किड, उनके पास अवेलेबल है, तो वो ये माइंड इजीली। मैप एग्जैक्टली है क्या? कैन यू एलैबोरेट, ये माइंड मैप एग्जैक्टली क्या है? अच्छा, माइंड मैप, अभी कल ही मैंने मेरी बेटी के लिए नाउन वाला माइंड मैप बनाया था, सो आई कैन टेल यू दैट। जैसे फॉर एग्जांपल नाउन एक कंसेप्ट है, नाउन मतलब नाम। सो नाउन के टाइप्स हो गए, तो नाउन प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, कलेक्टिव नाउन। तो मैंने क्या किया, बीच में सर्कल बना के नाउन लिख दिया, उसमें साइड में मैंने उसके टाइप्स लिख दिए और उसका एक एक एग्जाम्पल लिख दिया। तो नाउ व्हेन माय डॉटर लुक्स एट द चार्ट, उसको पता है नाउन क्या है, उसके टाइप्स उसके सामने है और उसका एक एक एग्जाम्पल है। तो अगर कलेक्टिव नाउन है, किसी ने बोल दिया ग्रुप ऑफ पीपल, देन शी नोज इट इज अ, शी इज सपोज टू टॉक अबाउट कलेक्टिव नाउन। फ्लाइट ऑफ शिप्स, शी नोज कि फ्लाइट इज अ कलेक्टिव नाउन, क्योंकि ऑफ शिप्स मतलब बहुत सारे शिप्स एक साथ आ रहे हैं। या तो फिर मैंने उसको बोल दिया आर यू हैप्पी, तो उसको पता है हैप्पी इज अ एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट बट इट इज अ नाउन, सो इट इज एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो इस तरह से आप मतलब माइंड मैप से बच्चों को, जैसे निमोनिक्स हम करते थे कि उसको शॉर्ट कर दिया तो याद रखने में इजी है, तो अगर बच्चे के सामने आप माइंड मैप्स बना के रख दीजिए, तो वो उनके दिमाग में वो कंसेप्ट बहुत इजीली बैठ जाता है इंस्टेड ऑफ लर्निंग इट। क्योंकि हम जो भी लर्न करते हैं उसमें से एक वर्ड अगर निकल गया दिमाग से, तो वो हम भूलने की बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है। बट इफ यू हैव अ माइंड मैप, फिर आपको वो चीज मतलब, आई कांट से 100%, बट 90% वो याद रहेगी आपको। सो नहीं नहीं, बहुत माइंड मैप वो कंसेप्ट है। गुड गुड। तो एक चीज और इशू आता है जनरली, जो बच्चों में आता है, वो इशू आता है कि कई बार जैसे है कि साइंस वाला तो जो है वो कॉमर्स ले सकता है, और कॉमर्स वाला आर्ट्स ले सकता है, लेकिन आर्ट्स वाला कॉमर्स और साइंस नहीं पढ़ सकता। तो इस बारे में भी कुछ न्यू एजुकेशन पॉलिसी में कुछ है? हाँ हाँ, दिस इज वन जो मुझे बहुत सबसे अच्छा लगा था। मतलब अर्लियर इट वाज लाइक दैट कि आप साइंस से कॉमर्स जा सकते हो, कॉमर्स से आर्ट्स, बट आप वहां से
नहीं आ सकते, बिकॉज साइंस वाज कंसिडर्ड जो सबसे ब्रिलियंट, सबसे अ, बढ़िया बच्चे एकेडमिक्स में, वो साइंस लेंगे। और जो ठीक है, जो कर लेंगे थोड़ा, वो कॉमर्स लेंगे। और जो जिनसे कुछ ही नहीं हो रहा तो वो आर्ट्स। मतलब अगर हम बता भी दे कि मैं आर्ट्स से पढ़ी हूँ, देन यू विल बी लाइक हाँ अच्छा, तो इसके मार्क्स नहीं आए होंगे तो इसीलिए इसने ये किया होगा। बट नाउ दैट इज नॉट द केस। अभी हम, जैसे मैंने आपको बताया कि वी आर इंट्रोड्यूसिंग मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन। तो इसमें इफ यू आर स्टडिंग साइंस और उसके साथ आपको अगर म्यूजिक पढ़ना है, या आपको डांस, या फिर आपको पेंटिंग भी सीखनी है, तो वो भी आप कर सकते हो। वो आप उसको एक सब्जेक्ट करके आप ले सकते हो। और हम सारे स्ट्रीम्स में से हम सब्जेक्ट्स चूज कर सकते हैं अभी। कोई स्पेसिफिक सब्जेक्ट, मतलब अभी वो निकाला गया है कि साइंस ही लेंगे आप, आर्ट्स ही लेंगे, वो नहीं है। नाउ यू कैन चूज योर सब्जेक्ट बेस्ड ऑन योर करियर गोल्स एंड योर इंटरेस्ट ऑल्सो। सो वो है, मतलब फॉर एग्जाम्पल, बच्चा फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, इसके साथ वो अकाउंटेंसी और म्यूजिक भी सीख सकता है। और अगर उसको ऐसे लगा मुझे कुछ और सीखना है, तो वो ग्राफिक डिजाइनिंग भी सीख सकता है। पहले ऐसे नहीं था। मतलब इफ यू वांट टू डू म्यूजिक, देन यू हैव टू गो टू आर्ट्स, यू कैन नॉट डू म्यूजिक विद साइंस। पर अब ऐसे नहीं है। सो ये है। और उसके बाद नाइन्थ स्टैंडर्ड के बाद ना रिजिड ग्रेडिंग सिस्टम को मतलब निकाला गया है। मतलब उसके बाद जो स्ट्रीम स्पेसिफिक साइलोज होते थे, मतलब इसी स्ट्रीम में आपको यही काम करना है। अगर आपको इंजीनियरिंग करनी है तो आपको बायो लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर कोई बच्चा इंजीनियरिंग करना चाहता है बट उसको बायो की कुछ चीजों में इंटरेस्ट है, तो फिर वो उसके साथ वो पढ़ सकता है। तो सब्जेक्ट चॉइस जो है वो मॉड्यूलर और फ्लेक्सिबल हो चुका है अब। और schools are supposed to give them or offer them a broad basket of subjects, ताकि बच्चे उसमें से चूज कर पाए। और उसमें एकेडमिक, वोकेशनल और स्किल बेस्ड ऑप्शंस, मतलब एकेडमिक्स में आगे आपका फॉर एग्जांपल फिजिक्स, केमिस्ट्री। फिर वोकेशनल में मैंने जैसे बताया गार्डनिंग, कारपेंट्री, ये सब। और स्किल बेस्ड में अगर आप ग्राफिक डिजाइनिंग सीखना चाहो, आप गिटार बजाना सीखना चाहो, तो ये सारी चीजें उसमें स्कूल को ऑफर करनी चाहिए। उसके साथ सर वी हैव बीन इंट्रोड्यूस टू एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट। सो पहले जो ग्रेडिंग सिस्टम होता था हमारी मार्कशीट से आता था। नाउ वी हैव एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट। सो हम वी कैन अर्न क्रेडिट्स फ्रॉम वेरियस सब्जेक्ट, फ्रॉम डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स एंड डिसिप्लिन्स। और वो हमारे एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट में चला जाएगा। तो इससे हमें, हमारे पास हॉरिजॉन्टल मोबिलिटी है सर। मतलब अब इसको साइंस का एक सब्जेक्ट, थोड़ा सा कॉमर्स का एक। इसको थोड़ा सा इलेबोरेट कीजिए, व्हाट इज दिस क्रेडिट, कि क्रेडिट एकेडमिक मिलेगा। बैंक ऑफ क्रेडिट, ओके। हाँ। So, sir, basically, I hope you know about this Swayam platform. Swayam is a स्वयं platform. Yes. सुना तो है, Swayam लेकिन is, यू कैन जस्ट 1-2 लाइंस में थोड़ा इलेबोरेट कर जी दो। जी जी जी, I will elaborate. See, for example, अभी I am a law student. I am a, but with LLM, I also want to learn something in the computers. तो स्वयं पे एआई से रिलेटेड, कंप्यूटर से रिलेटेड कोर्सेस अवेलेबल है। वैसे तो आई एम फ्रॉम द ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड, तो मेरे मतलब if I go with the stream specific silo, then I am not allowed to learn computer. But with Swayam, I can learn computer, I can give their exam, and I can take a certificate, upload it to ABC, that is Academic Bank of Credit. तो वो मेरी एजुकेशन में आ जाएगा, मतलब मेरी स्किल्स में आ जाता है। सो नाउ आई हैव अ हॉरिजॉन्ट, मतलब साइंस, आर्ट, कॉमर्स, उसमें टेक्निकलिटी जो सब्जेक्ट्स हैं, तो उसके अंदर मुझे जो चाहिए, मुझे जो लगता है कि मुझे इसकी जरूरत है, मैं वो सीख के आई कैन पुट इट इन माई एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट। और उसको, उससे मुझे क्रेडिट्स भी मिलते हैं अपने फाइनल इवेल्युएशन में। सो दिस राइट। इज इट। स्वयं इज अ वेरी फैंटास्टिक प्लेटफॉर्म इंट्रोड्यूस्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू अस। उसके अंडर सर लॉट्स ऑफ कोर्सेस आर अवेलेबल। मोस्ट ऑफ द कोर्सेस आर फ्री। यू कैन स्टडी द कोर्स। सम कोर्सेस आर टाइम बाउंड, कुछ है जो आप आपके हिसाब से लर्न कर सकते हैं। देन दे कंडक्ट द प्रॉक्टर्ड एग्जाम, विच इज कंडक्ट मोस्टली कंडक्टेड ऑनलाइन, और समटाइम्स यू हैव टू गो टू द सेंटर्स गिवन बाय स्वयं। उसके बाद यू गेट अ प्रॉपर सर्टिफिकेट। एंड एज आई टोल्ड यू, हम वो सर्टिफिकेट वी गिव इट टू द एबीसी एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट। हर स्टूडेंट का एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट का एक स्पेसिफिक नंबर दिया जाता है। सो इट गेट्स एडेड एज अ क्रेडिट टू दैट चाइल्ड्स एकेडमिक्स और दैट चाइल्ड स्किल सेट। मतलब आप एबीसी का वो बता दो तो उनको पता है कि आपने ये सब सीखा है। सो इट इज ठीक है। लाइक दैट।
और इसमें आप वोकेशनल भी सीख सकते हो सर, एकेडमिक सब्जेक्ट्स पे भी अवेलेबल है। और वेरी प्रोमिनेंट पीपल फ्रॉम वेरी गुड इंस्टीट्यूशंस आर टीचिंग ऑन स्वयं। अच्छा अच्छा, ग्रेट यस। ग्रेट ग्रेट। तो इसमें जो बेसिकली बहुत सारी चीजें जैसे न्यू एजुकेशन पॉलिसी में है, तो इसमें भी नीट की अपग्रेडेशन के लिए जो टीचर्स को ट्रेन भी किया जाना चाहिए, तो ट्रेनिंग किस तरह से वो दी जा रही है, या किस स्टेज पे है, या उनको कैसे अपग्रेडेशन, टीचर्स कैसे अपग्रेड हो रहे हैं, उसके बारे में तो जी थोड़ा बताइए। सर अभी ऑल ओवर द कंट्री टीचर्स का ट्रेनिंग चल रहा है। इट इज कंडक्टेड इन कॉन्सोनेंस विथ यूजीसी, वॉट एवर काइंड ऑफ गुड थिंग्स वी इंट्रोड्यूस। बट अगर जो इम्प्लीमेंट करने वाले या जो एग्जीक्यूट करने वाले इस चीज को, इफ दे आर नॉट ट्रेंड, तो दैट इज नॉट गोइंग टू बी वेरी यूजफुल। दैट इज वाई टीचर्स ट्रेनिंग पे बहुत फोकस दिया गया है एनईपी में। और उसमें उनको कंटिन्यूअस प्रोफेशनल डेवलपमेंट इज मेड मैंडेटरी एटलीस्ट 50 आवर्स ईच ईयर। तो उनका कंटिन्यूअस प्रोफेशनल डेवलपमेंट में उनको जैसे क्रिटिकल थिंकिंग, कम्युनिकेशन, फिर डिजिटल टूल से इंट्रोड्यूस किया जाएगा, एंड दोज आर नेम्ड एज 21st सेंचुरी स्किल्स। फिर पेडागॉगी जो है हमारी, सिंस द एजुकेशन इज चेंजिंग, द पेडागॉगी विल ऑल्सो बी रिवैम्प्ड। उसको भी सिखाया जाएगा। इंक्लूसिव एजुकेशन के बारे में उनको इंट्रोड्यूस किया जा रहा है। मेंटल हेल्थ अवेयरनेस इज मेड अ प्रायोरिटी इन दिस असेसमेंट में। जो रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस करने वाले, उसके लिए भी टीचर्स को ट्रेनिंग मिल रहा है। उसके साथ मल्टीलिंगुअल एंड कॉम्पिटेंसी बेस्ड टीचिंग भी मिल रहा है। ऑल ऑफ दिस इज ट्रैक्ड अंडर दीक्षा एंड निष्ठा प्रोग्राम बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। जो पहले मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट था, दैट इज नाउ एमओई। और एमओई के अंडर ये सारे प्रोग्राम सर दीक्षा और निष्ठा प्रोग्राम के अंडर ट्रैक किए जाते हैं। So basically, Nishtha is National Initiative for School Heads and Teachers Holistic Advancement. This is a flagship teacher training program under Samagra Shiksha Abhiyan. और ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम है विच इज रन इन इंडिया, एंड इट इज ग्रेट। डिलीवर्ड वाया दीक्षा एंड ऑफलाइन बाय SCERTs, मतलब स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशन, उनके अंडर भी ये रन हो रहा है। और उसमें मॉड्यूल्स है सर, फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, जेंडर सेंसिटिविटी, learning outcomes, and art integrated learning and toy based pedagogy. Integrated learning is also a very good concept, sir. It is very innovative and very interesting, और उससे बच्चे बहुत जल्दी सीख जाते हैं। उसके बाद जो हमारी फॉर्मल एजुकेशन होती थी टीचिंग में, उसको भी रिस्ट्रक्चरिंग कर रहे हैं सर। सो बीएड इज नाउ 4 year इंटीग्रेटेड कोर्स, और मिनिमम दैट इज गोइंग टू बी द मिनिमम क्वालिफिकेशन टू बी अ टीचर बाय 2030। और सर बीएड की प्रोग्राम्स में स्ट्रॉन्ग ग्राउंडिंग इन सब्जेक्ट मैटर होगा। जैसे सब्जेक्ट मैटर है उनको बहुत अच्छे से उनको इंट्रोड्यूस किया जाएगा। अर्ली फील्ड एक्सपोजर होगा फॉर द टीचर्स, एंड दे विल ऑल्सो हैव गुड इंटर्नशिप विद द स्कूल्स। और अभी मल्टी डिसिप्लिनरी यूनिवर्सिटीज भी बीएड के प्रोग्राम ऑफर करेंगे। पहले ये था कि स्टैंड अलोन कॉलेजेस होते थे, टीचिंग कॉलेजेस। अभी वैसे नहीं होगा सर, नाउ मल्टी डिसिप्लिनरी यूनिवर्सिटीज विल ऑफर, ताकि टीचर्स को भी अलग अलग सब्जेक्ट्स का एक्सपोजर हो, सो दैट दे कैन गाइड स्टूडेंट्स बेटर। उसके अलावा वी हैव नेशनल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड फॉर टीचर्स, NPST। ये NCERT और NCT ने डेवलप किया है। सो दैट विल सेट बेंचमार्क्स फॉर द टीचर्स। उसमें उनको एथिकल और वैल्यू बेस्ड सिखाया जाएगा। टीचिंग लर्निंग स्किल्स के बारे में ज्यादा सिखाया जाएगा। असेसमेंट टेक्निक्स को का ट्रेनिंग मिलेगा, और हाउ दे आर सपोज टू कंडक्ट देमसेल्व्स इन फ्रंट ऑफ स्टूडेंट्स और इन फ्रंट ऑफ पेरेंट्स, वो भी सिखाया जाएगा। द प्रोफेशनल कंडक्ट विल ऑल्सो बी टॉट। और उसके साथ करियर प्रोग्रेशन, प्रमोशन इंसेंटिव, इसकी भी इंफॉर्मेशन मिलेगी। एंड टीचर्स विल बी नाउ ट्रेन्ड एज लीडर्स एंड मेंटर्स इंस्टेड ऑफ जस्ट टीचर्स, सो दैट दे शुड लीड चिल्ड्रन टू select good for themselves. Or collaboration will be introduced instead of competition. So, or sir, teachers will also be introduced to digital literacy and technology use. Because if we want to introduce technology in education, teachers will be the first ones who must learn about it. तो अभी आई हैव सीन कि स्मार्ट बोर्ड्स यूज करने लगे टीचर्स। फिर अभी व्हाट्सएप से होमवर्क आ जाती है।
फिर स्कूल की वेबसाइट पे सारी इंफॉर्मेशन अपलोड हो जाती है, जिससे पेरेंट्स भी एक्सेस कर पा रहे हैं क्या क्या उनको करना है, क्या नहीं करना है। फिर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जैसे स्वयं हो गया, दीक्षा हो गया, मूक हो गया, ई पाठशाला। तो इन सब में टीचर्स आर ओनली डिलीवरिंग गुड लेक्चर्स, सो दे आर इंट्रोड्यूसिंग देम, मीन्स ये भी हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। देन स्कूल लीडरशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम्स भी होंगे, उसमें स्कूल रिसोर्सेज को कैसे यूज करना है, टीचर्स का कंटिन्यूस मोटिवेशन रहे, कंटिन्यूस डेवलपमेंट रहे, कम्युनिटी एंगेजमेंट रहे, ये सब रहेगा। सो दिस इज all we are doing about teacher training under NEP. तो इसमें जो आपने व्हाट्सएप की बात की कि व्हाट्सएप में होमवर्क आ जाता है, तो यहाँ तो ऐसे करोड़ों लोग हैं जो जिनके पास मोबाइल नहीं है, तो ये मैंडेटरी है या ऑप्शनल है, या जस्ट जैसे इन दिल्ली, बॉम्बे, कलकत्ता, मद्रास, ऐसे शहरों में ही ये वाला हो रहा है? तो उसके बारे में कुछ है कि डिजिटल के लिए, क्योंकि मोबाइल्स बच्चे, पेरेंट्स भी आजकल तो देना पड़ता है, लेकिन किस क्लास में? कि आई रिमेम्बर कि जस्ट स्टीव जॉब की एक इंटरव्यू शायद आई थी, तो उसमें उसने कहा था कि मेरे बच्चों के पास आईफोन है ही नहीं है। तो वो चीजें, और यहाँ इमिडिएटली हाथ में देना, तो उसके लिए कुछ पॉलिसी में कुछ लिखा हुआ है, या जस्ट उसके बारे में थोड़ा सा इलेबोरेट करेंगी? सर पॉलिसी में तो ऐसा कुछ लिखा नहीं है कि यू शुड गिव मोबाइल टू द किड्स एंड ऑल, बट हाँ, ये जरूर बताया गया है कि कोडिंग बच्चों को सिखाओ, बिकॉज दैट इज द फ्यूचर। एआई के बारे में आर किड्स शुड नो, बिकॉज दैट इज द फ्यूचर। और सर मेरे हिसाब से बहुत कम लोग हैं जिनके पास अब शायद स्मार्टफोन्स ना हो। मतलब आप अगर किसी गरीब से गरीब बंदे को भी देख लो, उसके पास सबसे बेसिक बट स्मार्टफोन इज देयर, तो वो है। व्हाट्सएप आजकल लगभग सारे लोग यूज कर रहे हैं, बट इट इज नॉट कंपलसरी कि होमवर्क व्हाट्सएप से ही आएगा। आई एम टॉकिंग अबाउट दोज पेरेंट्स जो बच्चों के साथ उतना टाइम ना बिता पाए बिकॉज ऑफ देयर प्रोफेशनल कमिटमेंट, बट दे हैव एन इंफॉर्मेशन बिकॉज द इंफॉर्मेशन इज कमिंग ऑन व्हाट्सएप। जैसे फॉर एग्जाम्पल मी, आई एम नॉट एबल टू स्पेंड एज मच टाइम एज आई शुड विद माई चाइल्ड, बट आई नो कि स्कूल में क्या चल रहा है, वो क्या पढ़ रही है, उसका क्या, बिकॉज आई एम गेटिंग अपडेट्स कि आज ये सिखाया है, दिस इज द होमवर्क एंड ऑल। मतलब अगर मैं डायरी भी ना चेक कर पाऊँ, बट इवन देन आई हैव दैट इंफॉर्मेशन कि आज ये होमवर्क है, तो मैं वो चेक कर लूंगी। और उसके अलावा सर, we can allow limited access to children from 6 years of age. If you have seen, sir, lots of children are learning coding from 5 years of age. So आप स्क्रीन को इंट्रोड्यूस करो, आप लैपटॉप मोबाइल को इंट्रोड्यूस करो एंड यूज इट फॉर गुड पर्पसेस, इंस्टेड ऑफ बच्चा रील्स देख रहा है, यूट्यूब वीडियोस पे कुछ गलत चीजें देख रहा है, तो अगर आप उसको अंडर सुपरविजन आप ये चीजें सिखाओ, देन इट इज ऑब्वियसली गुड एंड इट इज द नीड ऑफ द आवर, सर वी कैन नॉट से इट इज नॉट नेसेसरी, इट चलो, इज द ग्रेट नीड। ग्रेट। इतनी सारी आपने बातें बताई, अभी भी बहुत सारी बातें करनी बाकी हैं, लेकिन ये है कि हमारे पास समय की लिमिटेशन है। तो घड़ी जो है वो आगे बढ़ती जा रही है, उस लिमिटेशन में तो बहुत सारी चीजें जो आपने सिंप्लीफाइड वे में न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बारे में बताया, आई एम श्योर कि हमारे दर्शकों को इससे बहुत लाभ होगा। उसके साथ साथ एक जो आपने बुक लिखी है न्यू एजुकेशन पॉलिसी के ऊपर, तो वो जो है उसमें क्या ऐसा है कि जो हमारे दर्शक जो है वो भी पढ़ना चाहें, अगर उन्हें और कोई इलेबरेट, तो उनमें क्यों उन्हें पढ़नी चाहिए ये जो आपने बुक लिखी है? क्योंकि क्या है कि अभी वेबसाइट में तो लंबी चौड़ी है, और आई एम श्योर कि वो समझ तो नहीं आएगी वहां पे, लेकिन आपकी बुक में ऐसा क्या है कि जो लोगों को पूरा एजुकेशन पॉलिसी के बारे में समझ आ जाएगा? सर जैसे मैंने आपको बताया, हमारी जो एजुकेशन पॉलिसी है वो बहुत अच्छे तरीके से लिखी गई है। मतलब इवन इफ यू रीड इट प्रॉपरली, आपको पॉलिसी समझ में आ जाएगी कि व्हाट आर वी एक्सपेक्टिंग। बट उसमें जो प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन एस्पेक्ट है, तो उसके ऊपर ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं दी गई है, बिकॉज ऑब्वियस द रिसर्च इज स्टिल गोइंग ऑन दैट एंड नई चीजें रोज आ रही है। सो व्हेन आई रेड थ्रू द पॉलिसी, जो जो मुझे उसकी लीगैलिटी समझ में आई, मैंने उसका एक टेबुलर चार्ट बनाया था, मैंने वो लिखा था। फिर उसके बाद मैंने 5 मोर कंट्रीज की मैंने एजुकेशन पॉलिसीज और उनका जो एजुकेशन सिस्टम है उसको स्टडी किया। फिर इन दोनों को कंपेयर करके जो जिस्ट निकला है, दैट इज रिटन इन माई बुक। सो इफ यू रीड माई बुक,
बिफोर रीडिंग और आफ्टर रीडिंग द एनईपी यू विल अंडरस्टैंड इट इन अ मोर बेटर वे। फिर आपको दूसरे देशों में जो अच्छी चीजें हो रही है जिसकी वजह से वहां का टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट शायद हमसे थोड़ा ज्यादा है, वो भी आपको समझ में आ जाएगा। फिर हम बच्चों को बचपन से क्या इंट्रोड्यूस कर सकते हैं जिससे वो बहुत अच्छी स्किल्ड हो जाए। फॉर एग्जाम्पल सर, माई डॉटर राइट्स। वो जब छोटी थी मैंने देखा शी यूज्ड टू टेल स्टोरीज, तो मैंने बचपन से उसकी स्टोरीज कुछ कलेक्ट करके रखी थी। एंड देन इवेंचुअली व्हेन आई शोड हर दैट शी एलाबोरेटेड इट। ये जो चीज है ना सर, ये मैंने फिनलैंड में ये स्टोरी टेलिंग बहुत बचपन से इंट्रोड्यूस किया जाता है। सो वहां से मैंने ये पढ़ा था। आई इंट्रोड्यूस दैट टू माई किड एंड माई किड हैज नाउ पब्लिश 3 स्टोरी बुक्स एंड दे आर डूइंग रियली वेल ऑन Amazon। तो ग्रेट ग्रेट। ये चीजें आप वहां से, मतलब मैंने जो सीखा एज अ मदर मैंने वो पढ़ा था सर, बिकॉज माई चिल्ड्रन आर नाउ इन द लर्निंग स्टेज। तो मैंने वो जहाँ पे जो जो सीखा वो मैंने उसमें लिखा है। उसके अलावा जो डिजिटल टूल्स पेरेंट्स और टीचर्स भी यूज कर सकते हैं वो भी लिखे हैं। एंड बाई कंडक्टिंग माई रिसर्च आई कंडक्टेड एन एम्पिरिकल रिसर्च। तो मुझे जो जो प्रॉब्लम्स नजर आई इम्प्लीमेंटेशन में, ऑफ द रिकॉर्ड जो टीचर्स ने पेरेंट्स ने मुझसे बातें की, तो उसके बेसिस पे जो इंफॉर्मेशन बाहर जानी चाहिए या फिर लोगों को पता होनी चाहिए, तो वो सारी इंफॉर्मेशन आपको मेरे बुक में मिल जाएगी। ग्रेट ग्रेट, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। और मैं अपने दर्शकों से कहना चाहूंगा कि जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी की जो बुक आपने लिखी है, तो उस बुक को भी खरीदें। और उसमें जो है थ्रू आउट आपको पता लगेगा कि कई बार हमें मालूम ही नहीं होता कि कई एजुकेट बच्चों को कैसे एजुकेशन देनी है, क्या पॉसिबिलिटीज हैं। तो इन सब का जो है उन्हें इस किताब पढ़ के जो है बहुत सारा फायदा पहुंचेगा। और साथ में मैं ये भी कहना चाहूंगा कि आपका तो अभी हमने एक ही एस्पेक्ट अभी एक्सप्लोर किया है न्यू एजुकेशन पॉलिसी का। और आई नो कि आपने कुछ और किताबें भी लिखी हैं, और आपका जो प्रोफेशन है, जो एज ए वकील आप जो है अपनी प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो वो भी आपका प्रोफेशन है। और उसके साथ साथ आपने किताबें भी लिखी हैं। टाइम मैनेजमेंट कैसे कहते हैं, आपके बच्चों को भी संभालना है, फैमिली है, हस्बैंड है। तो बहुत सारी ऐसे जो राज हैं, तो वो भी हम आपसे जरूर जानना चाहेंगे। तो हम आपको दोबारा आमंत्रित करेंगे अपने पॉडकास्ट पे कुछ अलग टॉपिक लेके। तो तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको हमारे इस वॉइसेस ऑफ इंस्पिरेशन में आने के लिए। और आई एम श्योर कि यू विल बी इंस्पायरिंग हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ पीपल थ्रू दिस शो। थैंक यू सो थैंक यू सो मच। मच। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग। थैंक यू। थैंक